1993 का मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 1999 का IC-814 हाईजैकिंग, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2002 का अक्षरधाम टेम्पल अटैक, 2005 का दिल्ली दिवाली ब्लास्ट, 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 का 26/11 मुंबई अटैक्स, 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक एंड उरी आर्मी बेस अटैक, 2019 का पुलवामा सुसाइड अटैक, 2021 का जम्मू ड्रोन अटैक, 2025 का पहलगाम सिविलियन अटैक। इन सभी अटैक्स में एक चीज कॉमन है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट। पर आखिर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट क्यों करता है और उसे यूज क्यों करता है? अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो हमें इसकी जड़ तक जाना होगा और उसके लिए पाकिस्तानी मिलिट्री की पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझना होगा। तो ये सारी चीजें शुरू हुई 11 अगस्त 1947, आजादी से बस 3 दिन पहले, पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच से। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। अब इनकी सोच मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ ये हिंदुस्तानी मुस्लिम्स के लिए एक देश बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ ये सेकुलर देश की भी मांग कर रहे थे। पर आजादी के कुछ महीने बाद ही क्लियर हो गया कि इनका ये सेकुलर देश बनाने का आइडिया फ्लॉप हो चुका है। हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब में भी लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना का सेकुलर देश बनाने का सपना खत्म हो गया जब आजादी के बाद मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया और पाकिस्तान का पूरा रुख ही बदल दिया। पर पाकिस्तानी आर्मी इतनी पावरफुल कैसे हुई? वेल, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया का 17% फाइनेंशियल एसेट्स एंड 30% ऑफ मिलिट्री भी मिल गई थी। इसके चलते वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को इग्नोर करते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया को अपना फर्स्ट ऑब्सेशन बना लिया, जिसके साइंस आजादी के 2 महीने बाद ही दिख गए, जब अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन्स को सपोर्ट किया। इसके वजह से पाकिस्तान और इंडिया में पहली बार लड़ाई हुई। यही से पाकिस्तान का एक इस्लामिक देश बनना धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। जैसे मार्च 1949 में पीएम लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को अल्लाह की गाइडेंस के हिसाब से चलाया जाएगा एंड पाकिस्तान को इस्लामिक प्रिंसिपल्स ही गवर्न करेंगे। बस यहीं से ही पाकिस्तान की आइडेंटिटी बस इस्लाम, डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री एंड हेट्रेड टुवर्ड इंडिया पर बेस होके रह गई। और जो लड़ाई हुई पाकिस्तान और इंडिया की कश्मीर में, उससे मिलिट्री की डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि पहले 3 सालों का 70% बजट मिलिट्री को दिया गया और 1958 आते आते आर्मी ने पूरे देश को ही टेक ओवर कर लिया, खुलेआम। बट ऐसा मत सोचना कि ये चीज पाकिस्तानी पब्लिक को पसंद नहीं थी, क्योंकि 1950s में लाहौर में हो रहे दंगों को रोकने के लिए आर्मी को बुलाया गया था, जहां आर्मी ने दंगों को तो रोका ही बल्कि वहां की साफ सफाई की, पेड़ लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा। और इससे सिविलियंस ने सोचा सरकार तो कुछ कर नहीं रही, इससे अच्छा हम इस आर्मी को ही सपोर्ट करते हैं। एंड इसका यूज मिलिट्री जनरल अयूब खान ने अच्छे से किया। उन्होंने कश्मीर को एक डिप्लोमेटिक से मिलिट्री इशू बनाया एंड 1965 में उन्होंने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसमें 40,000 ट्रूप्स भेजे गए कश्मीर में दंगे करने के लिए। बट ये प्लान वर्क नहीं किया क्योंकि लोकल्स ने इन्हें सपोर्ट ही नहीं किया। बट पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा झटका लगा 1971 में, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसके वजह से पाकिस्तान के लिए इंडिया अब कोई राइवल नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ ह्यूमिलिएशन बन के रह गया था। स्टीफन कोहन ने अपनी बुक में लिखा है कि 1971 के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्ट्राइन में 3 पॉइंट्स थे। पहला, इंडिया का इकोनॉमिक राइज इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान। सेकंड, कश्मीर इज देयर आइडियोलॉजिकल लाइफलाइन। एंड थर्ड, वुंड ऑफ 1971। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जनरल, इट वाज देयर राइट टू डीस्टेबलाइज इंडिया बिकॉज़ दे मेड बांग्लादेश। मैं ये बना के नहीं बोल रहा, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसे ओपनली डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस में। Legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. पाकिस्तान में एग्रेशन और भी बढ़ गया जब जनरल जियाउल हक वहां के डिक्टेटर बने। अब पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं थी बल्कि दे मेड जिहाद देयर ऑफिशियल स्ट्रेटेजी। 1980s के दौरान इन्हीं ने लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया। जियाउल हक ने बेसिकली डिक्लेयर किया कि अब वो परमानेंटली इंडिया के खिलाफ एक वॉर में है एंड इस स्टेट में रहने की वजह से पाकिस्तान की आर्मी कंट्री को इजिली डोमिनेट करती है, क्योंकि जितना भी रिसोर्स चाहिए उनको वो इजिली मिल जाएगा। चलो, हम ये तो जान गए कि आखिर पाकिस्तान की मिलिट्री ये साइकोलॉजी क्या है, बट अब बात करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को यूज क्यों करता है। 24 अप्रैल 2025 आफ्टर पहलगाम अटैक। पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने इस दिन कुछ कन्फेस किया था।
You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. वेल अब कहे भी क्या जब ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट भी पाकिस्तान में ही मिला था एंड 26/11 मुंबई अटैक्स के टेररिस्ट भी पाकिस्तान से ही आए थे. सो द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई दे इवन यूज टेररिस्ट? Well, there are 3 main reasons for them to use आतंकवादीज. First, low cost high results. अब याद करो 1971 जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश बना, और ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी. एंड हुसैन हक्कानी ने अपनी बुक में भी लिखा है कि पाकिस्तानी जनरल एडमिटेड हिमसेल्फ दैट दे कैन नेवर डिफीट इंडिया इन अ कन्वेंशनल वॉर, क्योंकि इंडियन आर्मी एंड इकोनॉमी इज फार बेटर देन पाकिस्तान. बट दे फाउंड अ सोल्यूशन ड्यूरिंग 1980s व्हेन सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड यूएस ने करोड़ों दिए पाकिस्तान को ताकि वो अफगानी मुजाहिदीन को ट्रेन कर सकें. एंड आफ्टर यूएस लेफ्ट अफगानिस्तान, ISI को एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड उन्होंने इन मुजाहिदीन को ट्रेन किया कश्मीर में लड़ने के लिए. एंड दैट्स हाउ लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद केम टू एग्जिस्टेंस. नाउ थिंक एक ऑफिशियल सोल्जर को ना भेज के टेररिस्ट को क्यों भेजते हैं फॉर एन अटैक? बिकॉज इसमें पैसे कम लगते हैं और ज्यादा इम्पैक्ट भी आता है. प्लस सामने वाले को अपने सिविलियंस को भी बचाना है तो उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इन अटैक्स को रोकने के लिए. एंड अगर वो टेररिस्ट पकड़े भी गए तो ये सीधा क्लेम कर देंगे कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं है, या फिर ये कोई इंडिपेंडेंट टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इनको भी उतना ही डैमेज कर रहा है जितना हमको. एंड दैट्स व्हाट दे कॉल्ड प्लॉसिबल डिनायबिलिटी, जो कि इन्होंने 26/11 अटैक्स के दौरान भी यूज किया है. अब 26/11 में इन्वॉल्व एक टेररिस्ट अजमल कसाक ने जो कहा वो सुनो. हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की. देख बेटा, जैसे ये खाते हैं ना, आराम से रहते हैं, तू भी रहेगा. And now listen to Pakistan's Punjab CM. The fact is that Mumbai was done by an organization that was based in Pakistan. बट पाकिस्तानी पीएम ने तो ये रिजेक्ट कर दिया था. एंड दैट्स व्हाई क्रिश्चियन फेयर ने भी अपनी बुक में लिखा है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ एक शैडो वॉर शुरू कर सकता है विदाउट फेसिंग एनी इंटरनेशनल आइसोलेशन. एंड न्यूक्लियर वेपन मिलने के बाद तो इनके पास एक और एक्सक्यूज आ ही चुका है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो ये इतना नीचे क्यों गिरेंगे. वेल एक्चुअली इन्हें गिरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने नीच हैं ही. एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर दीस स्ट्रेटेजाइज्ड इंसिडेंट्स अकर एंड इंडिया एक्यूज देम, they spread the rumor of nuclear war into international community, and that would pressurize India to not respond into a full wage war. And at the end of the day इन सारी चीजों में ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है, चाहे वो उनके खुद के लोगों का टेररिस्ट अटैक में मारा जाना हो या फिर लास्ट 10 साल में $100 बिलियन का लॉस हुआ हो. एंड ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके भी भीख ही मांगते फिरते हैं. एंड इनकी आर्मी इसके बावजूद इनके देश के लोगों को दिखाती है कि इनके देश की रखवाली यही कर सकते हैं. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. एंड 6-0 जैसे बेबुनियाद रूमर्स को भी फैलाया जाता है. और अगर कोई लीडर अच्छा काम करने का ट्राई भी करता है तो उसके साथ क्या होता है हमने हाल ही में देख लिया है. फॉर एग्जाम्पल इमरान खान.